पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला लाभार्थियों को सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाकर 300 रुपए किया। तेलंगाना में नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को दी गई मंजूरी। भारतीय वायुसेना को मिला तेजस का नया संस्करण। बेंगलुरु में HAL कंपनी ने वायुसेना को सौंपा तेजस का ट्रेनर वर्जन। रक्षा राज्य मंत्री और एयर चीफ मार्शल रहे मौजूद। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर की दीक्षांत परेड समारोह में की शिरकत। सभी पुलिसकर्मियों के लिए की कई घोषणाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर पंजाब सरकार को लगाई कड़ी फटकार। कहा, पंजाब सरकार कानून से ऊपर नहीं, इस मुद्दे पर राजनीति न करें। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता में फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि रक्षाबंधन और ओणम के अवसर पर LPG में 200 रुपये कटौती की घोषणा की गई थी। आज से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये की जा रही है। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का निर्यात के लिए $1 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में कैबिनेट ने केंद्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना का भी फैसला किया है। तब रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 1100 से कम होकर 900 रह गई और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये की सब्सिडी एज इट इज चलती रही तो उनको 700 रुपये का पड़ता था। आज से जो घोषणा हो रही है उसमें उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहनें हैं उनको 200 रुपये की बजाय अब 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। करोड़ों बहनों को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक बड़ी राहत मदद के रूप में उनको आज का ये निर्णय किया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अविभाजित आंध्र प्रदेश के गठन के वक्त तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए एक एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रावधान किया गया था। पीएम के नेतृत्व में कैबिनेट ने तेलंगाना में केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में ये प्रावधान था कि आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों के लिए एक एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, उसको स्थापना की जाएगी। आंध्र प्रदेश में इसकी पहले स्थापना हो चुकी है 2019 में। तेलंगाना में जमीन मिलने में बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन अब जब वो जमीन मिल गई है तो अब केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के चेयरमैनशिप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चेयरमैनशिप में कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि आंध्र प्रदेश में 889 करोड़ की लागत से। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के मुरुगु जिले में नई ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 889 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। भारतीय वायुसेना को आज तेजस का नया संस्करण मिल गया है। बेंगलुरु में आज निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी ने वायुसेना को तेजस का ट्रेनर वर्जन सौंपा। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी मौजूद रहे। तेजस का नया रूप ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन है। इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को LT-2501 नाम दिया गया है। इसे लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी LIFT भी कहते हैं। तेजस का ट्रेनर वर्जन 2 सीटों वाला ट्रेनर विमान है। ये तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के साथ HAL तेजस के 3 प्रोडक्ट मॉडलों में से एक है। ये अधिकतम 50,000 मीटर तक की ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसमें हथियार ले जाने के लिए 9 हार्ड पॉइंट भी हैं। इस मौके पर रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि ये एक ऐसी अहम उपलब्धि है जो हमारी स्वदेशी तकनीक के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ साथ हमारी आत्मनिर्भरता के संकल्प की भी पुष्टि करता है। उन्होंने ये भी कहा कि नए तेजस ट्रेनर वर्जन को तैयार करने की उपलब्धि मेक इन इंडिया और रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
एक इतिहास रच दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा और जिसके अभी एग्रीमेंट हुए हैं, सारे एग्रीमेंट का मैं साक्षी हूं। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो हमारे स्वदेशी एरोस्पेस उद्योग के कौशल को दर्शाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करती है। मुझे इस बात का गर्व है कि सहयोगात्मक प्रयासों से हम ट्विन सीटर एलसीए तेजस को वास्तव में तैयार कर पाने में सफल हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह विमान भारतीय वायुसेना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करेगा और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा संप्रभुता बनाए रखने में अपना महती योगदान करेगा। वहीं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने तेजस के ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन के वायुसेना में शामिल होने को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि तेजस दुनिया को भारत की तकनीक का लोहा बनवा दिया है। To each one of you, for writing a new chapter in the history of Indian aviation industry. Indeed, today is a very momentous day and a matter of pride for me to accept the first two-seater LCA aircraft. This day will go down in history as a really remarkable one that exemplifies the prowess of the Indian domestic aviation industry. It's a matter of pride not only for us who serve in the Air Force, but for the entire Indian industry, for all those who have made this possible. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में आयोजित प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर की दीक्षांत परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दीक्षांत समारोह में कुल 441 प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टरों ने कर्तव्य परायणता की शपथ ली। इनमें 380 पुरुष और 61 महिलाएं शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस थानों की भी स्टार रैंकिंग होनी चाहिए। इसमें थाने का संचालन, कार्य का वातावरण, स्वच्छता, सुंदरता, भवन इत्यादि श्रेणियों को शामिल करते हुए स्टार रैंकिंग दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों के लिए अनेक घोषणाएं की। उन्होंने सभी पुलिस कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों जैसे राशन मनी, वर्दी भत्ता, किट मेंटेनेंस अलाउंस, कमांडो की डाइट मनी में 2.5 गुना बढ़ोतरी की घोषणा की। साथ ही उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों के लिए वर्दी भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में कार्यरत स्टाफ को विशेष भत्ते के रूप में बेसिक पे पर 20% अतिरिक्त राशि दी जाएगी। डाइट मनी कहा जाएगा। उस डाइट मनी के हिसाब से फिर हमारा वर्दी भत्ता है, किट मेंटेनेंस है, उसका जो अलाउंस है, और कमांडो की भी जो डाइट है, इस डाइट को प्राय सब जगह हमने 2.5 गुना उसकी बढ़ोतरी की है। ये जो वर्दी भत्ता है, अभी तक डीएसपी को भर्ती होते समय सिर्फ एक बार 5,000 रुपया मिलता था, लेकिन जैसे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर को मिलता है, अब डीएसपी को भी वर्ष में 10,000 रुपया वर्दी भत्ता ये भी मंजूर किया गया है। कन्वेंस अलाउंस, ये कांस्टेबल हेड कांस्टेबल को जो 120 रुपया मासिक मिलता था, वो अब 720 रुपया मासिक अर्थात 6 गुना उसको हमने किया है। सीएम ने कहा कि हर पुलिस लाइन में ई लाइब्रेरी खुलवाई जाए ताकि पुलिसकर्मियों के बच्चे भी बेहतर पढ़ाई कर सकें। पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य की जांच भी लगातार करवाई जानी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने नौकरियों में टीआरपी यानी ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया और ये भर्ती भी मेरिट के आधार पर की गई है। साथ ही सीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 15% करने का है और आज के बैच में महिलाओं की संख्या को देखते हुए हम लक्ष्य के और करीब पहुंच गए हैं। डीजीपी साहब, वहां हर एक पुलिस लाइंस में एक ई लाइब्रेरी जरूर खुलवाइए ताकि जो बच्चे हैं हमारे इन जवानों के, हमारे पुलिस के लोगों के, इनके बच्चे भी पढ़ाई में अच्छे कर सकें। इन पुलिस कर्मियों की स्वास्थ्य जांच ये भी लगातार कराते रहें, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा है तो निश्चित रूप से हम लंबे समय तक हम अपना काम करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल में ये बेटियों का जो योगदान है, इसको भी मैं सलाम करता हूं। हमने इस प्रकार की नौकरी में जैसा बताया गया
कि टीआरपी, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसके आधार पर यह भर्ती की है और इस भर्ती से एक प्रकार से योग्यता को पैमाना मानकर आप सब लोगों को यहां लाया गया है। आप सब लोग अपनी योग्यता के आधार पर यहां पहुंचे हैं। अभी प्रथम, द्वितीय और तृतीय जिन जवानों को पुरस्कार मिला है वो भी विशेष बधाई के पात्र हैं। उन्होंने परेड में शामिल जवानों तथा उनके माता पिता को बधाई देते हुए कहा कि इन युवाओं ने जीवन अर्जन के लिए नहीं बल्कि देश और समाज की सेवा के रूप में जो रास्ता चुना है वह सम्मानजनक है। इसके बाद मुख्यमंत्री पुलिस अकादमी मधुबन के बछेर स्टेडियम में आयोजित 5 दिवसीय 72वें अखिल भारतीय पुलिस कुश्ती क्लस्टर का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों व अर्धसैनिक बलों की 36 टीमों के 2561 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेलों में पुलिस का भी कम योगदान नहीं है और हरियाणा पुलिस के जवान तो धाकड़ हैं, जो प्रधानमंत्री के संदेश फिट है तो हिट है को सही मायने में चरितार्थ कर रहे हैं। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जो फिट है वो हिट है। शारीरिक व्यायाम करने के साथ साथ जो योग पद्धति को अपनाकर या खेल खेलकर अपने आप को फिट रखता है वही हिट हो जाता है। गहरा संबंध है। जवान भी अपनी ड्यूटी देते समय अपनी टीम भावना, आपसी सहयोग और अनुशासन ये सब सीखता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं कहा है कि जो फिट है सो हिट है। फिट वही होता है जो अपने शरीर का व्यायाम करता है, योगा करता है, खेल खेलता है, वही हमेशा फिट रहता है। कोई भी भारतीय जब खिलाड़ी जीतता है तो उससे न केवल खिलाड़ी को ऊर्जा मिलती है बल्कि पूरे देश की जनता को ऊर्जा मिलती है। उनको नौकरियों में हमने आरक्षण भी दिया हुआ है और इन नौकरियों में आरक्षण लेने वाले खिलाड़ी विशेष तौर पर चाहे हमारा खेल विभाग हो अथवा पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, ऐसे कुछ ही विभागों में ये खिलाड़ी नौकरी करने के लिए जब जाते हैं तो वहां खेल में अच्छा प्रदर्शन कैसे हो इसका पूरा प्रयत्न करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल हर हरियाणवी की शान है और अपनी खेल प्रतिभा दिखाकर यहां के खिलाड़ियों ने सदैव देश व प्रदेश का मान बढ़ाया है। अभी चीन में हो रहे 19वें एशियन गेम्स में भी देश को अब तक मिले 71 पदकों में से 19 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का विशेष प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश विश्व का ऐसा प्रदेश है जहां ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। कबड्डी और कुश्ती ये खेलता रहा है, माटी में खेलता रहा है। तो हमारी ये जो माटी हमको जो संस्कार देती है, हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, वही खिलाड़ी आगे बढ़ करके देश और समाज का नाम ऊंचा करते हैं। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि चाइना में एशियाड खेल हो रहे हैं। इन एशियाई खेलों के अंदर कुल मिला के अभी तक आज के जो टैली है, देश भर के 71 मेडल आए हैं और इस 71 मेडल में हरियाणा का 20% से ऊपर हिस्सा है। 16 मेडल हरियाणा जीत चुका है। तो इसलिए हरियाणा हमारा ये खेलों का एक प्रकार से ये खेलों की धरती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गांव, खंड, जिला व राज्य स्तरीय खेल स्टेडियमों का निर्माण किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद पर आज पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वह इस मुद्दे पर राजनीति न करें। पंजाब सरकार कानून से ऊपर नहीं है, पंजाब को इस प्रक्रिया में सहयोग करना होगा। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पंजाब सरकार इस मामले में आगे बढ़े। अगर सुप्रीम कोर्ट समाधान की तरफ बढ़ रही है तो पंजाब सरकार भी सकारात्मक रुख दिखाए। पंजाब में SYL बनने को लेकर सर्वे शुरू किया जाए। सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार ने कहा कि यह विवाद काफी समय से उलझा हुआ है। पिछली 2 बैठकों में कोई हल नहीं निकला है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी SYL नहर की मौजूदा स्थिति पर सर्वे शुरू करने का आदेश दिए, जिसमें यह देखना है कि कितनी जमीन है और कितनी नहर बनी हुई है। इसमें पंजाब सरकार को साथ देना होगा। साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार को नहर के निर्माण के मौजूदा हालात पर भी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट
इस मामले की सुनवाई जनवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल तेलंगाना को विकास की नई सौगात दी। प्रधानमंत्री ने निजामाबाद में राज्य के लिए बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों के लिए लगभग 8,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने साथ ही सिद्दीपेट सिकंदराबाद सिद्दीपेट रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत पूरे राज्य में गहन चिकित्सा सुविधा के 20 प्रखंडों का शिलान्यास भी किया। पीएम ने एनटीपीसी के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले चरण की 800 मेगावाट की पहली इकाई राष्ट्र को समर्पित करते हुए कहा कि इससे राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। रहती है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों ही सुधर जाती है। सुचारू बिजली सप्लाई राज्य के औद्योगिक विकास को भी गति देती है। आज पेदपल्ली जिले में एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का लोकार्पण हुआ है। जल्दी इसकी सेकंड यूनिट भी शुरू हो जाएगी। जब इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज पूरा होगा तो इस प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी 4,000 मेगावाट हो जाएगी। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने देश में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने पर काम किया है। उन्होंने विकास को अपनी सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता बताते हुए कहा कि हमारी सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। तो साथ ही मरीजों का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेज की संख्या भी बढ़ रही है। आज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत चल रही है। इसके कारण सिर्फ तेलंगाना में 70 लाख से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने की गारंटी मिली। हमारी सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। मुझे याद है अगर 2016 में मैंने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, अब आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है। यही हमारी सरकार का नया वर्क कल्चर है। विकास का तोहफा देने पहुंचे प्रधानमंत्री का निजामाबाद में लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। इस मौके पर पीएम ने सभी का धन्यवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वे राजस्थान के जोधपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 350 बिस्तरों के ट्रॉमा सेंटर, गहन देखभाल ब्लॉक तथा पूरे राज्य में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन के तहत 7 देखभाल केंद्रों से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं। साथ ही जोधपुर हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास करेंगे। आईआईटी जोधपुर परिसर के लोकार्पण सहित अनेक योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वे राज्य में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। यह परियोजनाएं सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल से संबंधित हैं। वीर शहीदों को नमन और देश की माटी को वंदना करता मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे देश में व्यापक जन भागीदारी के साथ मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में मिट्टी एकत्रित कर कलश यात्राएं निकालने के साथ साथ वृक्षारोपण और पंच प्रण के जरिए शहीदों के प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हुए इस अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मेरी माटी मेरा देश अभियान को देश में एकजुटता और युवाओं में राष्ट्र निर्माण की भावना प्रेरक बताया। इकट्ठी करके आएंगे तो देश के 7500 ब्लॉक्स पर एक कार्यक्रम होगा। ये अमृत कलश लेकर आप सब वहां पर ब्लॉक लेवल पर पहुंचेंगे। ये सारी मिट्टी उन 7500 कलश में डाल दी जाएगी और 7500 कलश लेकर 75,000 volunteers will travel from 7,500 blocks of the country to the national capital via state capital.
आयुष्मान भव अभियान के तहत करीब 64,000 लोगों ने अपने अंगदान करने का संकल्प लिया है। ये अभियान इस वर्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के दौरान चलाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी अंगदान के लिए पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भव अभियान बहुत ही सफल रहा और इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगभग 2,70,000 स्वास्थ्य मेले आयोजित किए गए। 1,61,00,000 से अधिक लोगों ने इसका लाभ उठाया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस अभियान के दौरान लगभग 64 लाख आयुष्मान कार्ड जारी किए गए और 1 करोड़ से अधिक आभा कार्ड भी बनाए गए। इसके अलावा 14,157 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, जिनमें करीब 2,28,000 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। 70,000 से अधिक लोगों ने अंगदान के लिए पंजीकरण कराकर इसे साबित भी किया है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भी अंगदान के लिए पंजीकरण कराया है। सेवा पखवाड़ा के दौरान चले आयुष्मान भव अभियान के तहत देश भर में 2,70,000 आयुष्मान मेले का आयोजन किया गया, जहां 1,60,00,000 से ज्यादा लोग आए। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 15 दिनों तक आयुष्मान भव अभियान के तहत स्वास्थ्य सुविधा आपके द्वार के जरिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से देश को आयुष्मान बनाने के लिए जो अभियान चलाया गया, उसमें सफलता मिली है। 13 सितंबर को राष्ट्रपति ने आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की थी। इस दौरान 1,16,00,000 लोगों को मुफ्त में दवा दी गई, 20 लाख टेली कंसल्टेशन किया गया, 80,000 से ज्यादा सर्जरी प्लान की गई, जिसमें 30,000 सर्जरी भी हो गई। 1,54,00,000 लोगों की जीवन शैली से जुड़े मुद्दों पर काउंसलिंग की गई। 5 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं और 8 लाख से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण किया गया। आयुष्मान मेले के दौरान 64 लाख आयुष्मान कार्ड और 1,13,00,000 आभा आई पोर्टल के जरिए बनाए गए। इस दौरान 1 लाख से ज्यादा आयुष्मान सभा का भी आयोजन किया गया। यही नहीं, आयुष्मान भारत अभियान को सफल बनाने और जमीनी स्तर पर हो रहे कामों को देखने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में आज गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। मुख्य सचिव संजीव कौशल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी चंडीगढ़ से वर्चुअली बैठक में शामिल हुए। साथ ही रेवाड़ी, नूंह व महेंद्रगढ़ जिला के अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने गुरुग्राम में बनने वाले सिविल अस्पताल, बस स्टैंड को शिफ्ट करने, नगर निगम गुरुग्राम के लिए सुपर सकर मशीनें व अन्य परियोजनाएं, रेवाड़ी के गांव माजरा में एम्स, रेवाड़ी शहर में बस स्टैंड, धारूहेड़ा बस स्टैंड, सिविल अस्पताल, झज्जर बाईपास आदि की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने नूंह जिला के इंड्री में RAF सेंटर, गुरुग्राम अलवर मार्ग, नगीना तिजारा मार्ग व विभिन्न सड़क परियोजनाएं तथा महेंद्रगढ़ जिला के गांव नसीबपुर में बनने वाले शहीद स्मारक से जुड़े प्रशासनिक कार्यों के बारे में भी जानकारी ली। मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए। बस स्टैंड शिफ्टिंग का मुद्दा डिस्कस हुआ है और जैसे सुपर सकर मशीन होती है वो उसका अभी पूर्णिमा तो गुड़गांव म्यूनसिपैलिटी को, कॉर्पोरेशन को मिले। गुड़गांव के तो ये मोटे मोटे मुद्दे थे। रेवाड़ी के मुद्दे अस्पताल के भी थे। झज्जर रेवाड़ी का जो बाईपास है उसके ऊपर जो ब्रिज नहीं बन रहे थे, PWD नहीं बना रही थी, उसका जिक्र था। RAF का विवाद के अंदर जिक्र करा हमने। जगह तो तय हो गई इंद्री गांव के अंदर, लेकिन उनको पानी की सुविधा नहीं मिल पाई थी, बिजली की सुविधा नहीं मिल पाई थी, CDO का पैसा कौन भरेगा ये तय नहीं हो पाया था। तो अभी आप जानते हैं मेवात के अंदर कुछ दिन पहले थोड़ा सा हंगा हो गया था, तो RAF कैंप वहाँ पे इस्टेब्लिश करना, जो कि पिछले 7-8 साल से लंबित था, उसको सुविधा प्रदान करने के लिए भी मीटिंग के अंदर जिक्र हुआ। तो सारी चीजों पर जिक्र हुआ, सकारात्मक मीटिंग हुई। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने केंद्रीय राज्य मंत्री को विभिन्न परियोजनाओं की मुख्यालय स्तर पर जारी कार्यवाही से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम शहर में GMDA के माध्यम से मोबिलिटी प्लान
तैयार किया जा रहा है। साथ ही मिलेनियम सिटी सेंटर के समीप बसों के लिए इंटरचेंज व रेवाड़ी शहर में भी मुख्य बस स्टैंड के साथ साथ सिटी के लिए भी बस स्टैंड की योजना प्रस्तावित है। वहीं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इन परियोजनाओं से जुड़ी आवश्यक कार्यवाही की जानकारी दी। भारत ने एशियाई खेलों में अपने सबसे अधिक पदक जीतने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस बार के एशियाई खेलों में भारत ने 80वां पदक जीतने में सफलता पाई है। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में देश के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया। तीरंदाजी में ज्योति वैनम और ओजस देवताले की जोड़ी ने कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ भारत ने 2018 में जकार्ता में सबसे अधिक 70 पदक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 159-158 से हराया। भारत का ये इस बार का 16वां स्वर्ण पदक है। इससे पहले आज सुबह 35 किलोमीटर मिश्रित रेस वॉक में भारत ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। भारत के लिए 35 किलोमीटर मिश्रित रेस वॉक में मंजू राणे और राम बाबू ने कांस्य पदक जीता। वहीं स्क्वॉश में भारत को कांस्य पदक हासिल हुआ है। मिश्रित वर्ग में अनाहत सिंह और अभय सिंह की जोड़ी ने कांस्य पदक दिलाया। मुक्केबाजी में भारत को कांस्य पदक मिला है। भारत की प्रवीण हुड्डा ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में ये कांस्य पदक जीता। आज कबड्डी में भारतीय पुरुष टीम ने जीत हासिल करने में सफलता पाई है। पदक की दावेदार भारतीय टीम ने थाईलैंड को 63-26 के विशाल अंतर से शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। परिवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले आज सुबह ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता के सरकारी आवास में दस्तक दी। ईडी की टीम ने उनके घर की तलाशी ली। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में आप सांसद संजय सिंह के घर पर छापेमारी हुई है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके ईमानदार नेताओं के चेहरे बेनकाब होंगे। एजेंसी ने रेड की है। इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार सभी नेताओं, इन सबके चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। दिल्ली की जनता को इन्होंने लूटा है और इस शराब घोटाले की आड़ में करोड़ों रुपए कमाए हैं। इस चार्जशीट में पहले से संजय सिंह का नाम था। दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आबकारी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कथित आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को सरकारी गवाह बनने की इजाजत मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। आप सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी पर भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि शराब घोटाले के मामले में संजय सिंह का नाम लगातार आ रहा था। शराब घोटाले में संजय सिंह की मुख्य भूमिका थी। यही कारण था कि वह हमेशा कहते थे कि ईडी मेरे घर पर भी छापेमारी करेगी। उनका रोल था, यही कारण था कि वो बार बार कहते थे कि देखना ईडी मेरे को अरेस्ट करेगी, देखना ईडी मेरे पे रेड करेगी, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका उनको तो खुद को पता था कि जो मैंने काम किया हुआ है वो तो आना है सामने। अब आप 2% से 12% कमीशन करेंगे, वो भी बिचौलियों की, और फिर उनसे अंडर टेबल करोड़ों रुपया लेंगे, एक एक आदमी से 100-100 करोड़ रुपया लेंगे और सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होगा और प्राइवेट लोगों को 10 महीनों में ही 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करोड़ रुपए एक एक आदमी को लाभ होगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।